हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। कल आपको बता रहे थे 10th क्लास के अंदर जो बोर्ड का पेपर है उसमें 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स सांख्यिकी का, उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक जो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं उनमें मैंने आपको माध्य ज्ञात करना सिखाया था। जो बोर्ड 2018 का सप्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन था वो आपको लेकर बताया था और उसमें माध्यिका और बहुलक और आपको समझाना था। 10th क्लास की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो निश्चित हो गई। 30 तारीख को गणित विषय की जो बोर्ड एग्ज़ाम लगेगी उसको ध्यान में रखते हुए हमने बोर्ड के पेपरों का हल करवाना शुरू कर दिया है, जिससे कि जो छात्र एग्ज़ाम देंगे अब की बार 2020 में उनको भी फ़ायदा मिल सके, वो भी कुछ सीख सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो त्रिकोणमिति का चैप्टर था उसको बंद करके ये बोर्ड के पेपरों को हल करवाना शुरू कर दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आप इन वीडियो को देखकर अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम है 30 जून को उसके लिए कुछ तैयारी करोगे, फ़ायदा उठाओगे। तो मैं एक बार कल वाला जो बोर्ड 2018 सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन था उसको यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। क्वेश्चन था निम्न बारंबारता बंटन का, बारंबारता बंटन का माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य हमें तीनों ही ज्ञात करने, माध्य व माध्यक, साथ में बहुलक भी लिख देता हूं मैं, व बहुलक ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें तीनों ही समझने हैं, क्योंकि बोर्ड में तीनों में से कोई सा एक या दो जरूर आएगा। ये था BSER सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर, पूरक परीक्षा 2018 के अंदर आया था, जिसमें माध्य व माध्यिका पूछा गया था। ये दोनों पूछे गए थे। अब आपको बता दें कि 2019 के अंदर BSER 2019 पिछली साल आया था माध्यक व बहुलक, माध्यक व बहुलक। और बोर्ड 2018 के अंदर, ये तो 2019 में था, जबकि ये सप्लीमेंट्री 2018 में था। और अगर बात करें BSER 2018 मैंने बोर्ड एग्जाम में, उसमें आया था माध्यक व बहुलक, ये दोनों आए थे। तो देखो 2019 के अंदर बहुलक आया और 2018 के अंदर भी बहुलक आया था। तो 2020 के लिए हम ये मान ले थोड़ी देर के लिए कि शायद बहुलक नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल कंटिन्यू आ गया। 2019 में भी आया, 2020 में भी बहुलक आया। तो इस बहुलक को अगर हम ये मान ले कि नहीं आएगा तो आपके पास बचे 2, एक तो माध्य और एक माध्यिका। माध्यक और माध्य ये दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनमें से भी हम बात करें कि पिछले साल कौन सा आ गया, तो पिछले साल 2019 के अंदर माध्यक आ गया। 2019 में गई साल माध्यक आया, तो अब की बार आपके लिए माध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2020 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो माध्य को तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना ही करना है कि ये अब की बार बोर्ड में जरूर आ सकता है। रही बात माध्यक की, जिसे हम माध्यिका भी बोलते हैं, ये और बहुलक, इन दोनों में अगर कोई सा आता है माध्य के अलावा आता है तो फिर इस माध्यिका का चांस ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि बहुलक तो कंटिन्यू 2 साल हो गई आती हुई। 2019 में भी आया, 2018 में भी आया, तो 2020 में शायद लगातार 3 साल क्या पता ये बहुलक ना आए। तो आपके लिए माध्य और माध्यक दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माध्य आपको कल मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आज हम आपको माध्यिका और बहुलक के बारे में और बताते हैं। तो मैं बंटन सारणी बना लेता हूं पहले। इसमें वर्ग था 0 से 10, ये है वर्ग अंतराल, और यहाँ पर है बारंबारता, नीचे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर और कुछ भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स और ये एफ है।
बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग था। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 6, 10, 13, 7 और 4। ये इसकी बारंबारताएं थी जो आपको कल बता रहे थे। इसमें आपको माध्य बता चुके थे। देखो, माध्य निकालना हो, चाहे माध्यिका निकालनी हो, चाहे बहुलक निकालना हो, सबसे पहले आपको ये जो बंटन सारणी दी हुई है, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर बॉडी कॉपी में ऐसे खड़ी उतारना है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार उतार लेता हूँ। ऐसे पोर्टेबल बोर्ड के पेपर में, चाहिए किसी रूप में आए, चाहे लैंडस्केप आए चाहे पोर्टेबल आए, आपको इस प्रकार से पोर्टेबल अपनी कॉपी में उतारना है। यहाँ पर x लिख देना है और यहाँ पर f या फ्रीक्वेंसी, या आप वर्ग अंतराल या हिंदी में भी लिख सकते हो बारंबारता। ये वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसियाँ हैं 6, 10, 13, 7 और 4। ये बारंबारता बंटन सारणी हो गई। अब देखो, अगर इसके अंदर हमें माध्य निकालना हो, जो कल बताया था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन वर्ग का मध्यमान निकालेंगे। जैसे 0 और 10 का आधा 5, फिर 20 और 10 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15, 25, 35, 45, इस प्रकार से मध्यमान निकालेंगे। फिर उनको इन बारंबारताओं से गुणा कर देंगे और बारंबारताओं से गुणा करके फिर जोड़ लेंगे और बारंबारताओं के योग का भाग दे देंगे। जैसे ये योग है 40, तो 40 का भाग दे देंगे। ये आपको कल बता दिया था माध्य ज्ञात करना। आज हम आपको बताते हैं माध्यिका या माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये माध्यिका या माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक तो ये वर्ग सतत होना चाहिए। सतत का मतलब जैसे 0 से 10 है तो 10 से यहाँ पर स्टार्ट होकर फिर ऊपर जाता है 20, वो 20 नीचे आना चाहिए। फिर 20 से 30, तो 30 से 40 जो यहाँ पर बिल्कुल ये सतत है। दूसरी बात, यहाँ पर वर्ग अंतराल भी सभी वर्गों में समान होना चाहिए। जैसे 0 और 10 में अंतर है 10 का, 20 और 10 में भी अंतर है 10 का। कहने का मतलब इन सब में वर्ग अंतराल 10-10 का है। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण है माध्यिका के लिए। एक तो वर्ग सतत होना चाहिए और वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। और आपके कोर्स के अंदर ज्यादातर ये सतत वर्ग और समान वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन ही है, वैसे नहीं है। एनसीईआरटी वाले जो कोर्स था उसके अंदर जरूर 1-2 क्वेश्चन थे। तो यहां पर हम माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको एक इस बात का ध्यान रखना है कि संचयी बारंबारता बनाई जाती है माध्यिका के अंदर, जो सिर्फ माध्यिका में ही बनाई जाती है, जिसे हम कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। माध्य और बहुलक में संचयी बारंबारता नहीं बनती है, सिर्फ माध्यिका के अंदर ही संचयी बारंबारता बनती है, CF बनती है। तो हम ये CF बनाएंगे पहले, जिसे हम कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अर्थात बारंबारताओं का हमें कलेक्शन करना है, बारंबारताओं को इकट्ठा करना है, जोड़ते जाना है। CF कैसे बनाएंगे? देखो, ये जो बारंबारताएं हैं इनको हम इनमें जोड़ जोड़ के लिखते जाएंगे। प्रारंभ में हम यहां से शुरू होते हैं। जैसे ये 6 मिला आपको, तो 6 को ऐसे कैसे यहां पर लिख दो। फिर आगे आप बढ़ते हो तो आपको 10 और मिल जाते हैं। 6 पहले से आपके पास और 10 और मिल गए, तो ये हो गए 16। कहने का मतलब आप इस रास्ते पर चल रहे हो और ये जो रास्ता है इसमें ये 10, 6, 10, 13, 7, 4 पैसे पड़े हैं, बिखरे हुए पड़े हैं। और तुम्हें क्या करना है, इनको उठाकर अपने जेब में डालते जाना है। पहले जब यहां पर आप आओगे इस रास्ते में तो आपको 6 रुपए मिलेंगे, आप तुरंत उठाकर अपने जेब में डाल लो। ये 6 हो गए आपके जेब में। अब आप और आगे बढ़ते हो थोड़ी दूर तो आपको आगे 10 रुपए और मिल जाते हैं, 10 का नोट मिल जाता है। आपके जेब में पहले से 6 रुपए थे, 10 और मिल गए, तो आपके जेब में डालते ही कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ये 16 लिख दो, जेब के अंदर ये 16 हो गया। और आगे बढ़ते हो तो आपको 13 रुपए और मिल जाते हैं। पहले से आपके जेब में 16 रुपए थे, 13 और डाले तो 13 और 16 मिलकर हो गए 29। तो ये 29 हो गए जेब के अंदर, 29 लिख दो। और आगे बढ़ते हो तो आपको 7 रुपए और मिल जाते हैं, 7, जबकि पहले से आपके जेब में 29 थे, 29 के अंदर आप 7 और डालोगे तो जेब के अंदर हो जाएंगे 36 रुपए। तो ये 36 हो गए। और आगे बढ़ते हो तो आपको 4 रुपए और मिल जाते हैं, 36 पहले से थे, 4 और जुड़ेंगे उसके अंदर तो ये हो जाएंगे 40। तो ये ही CF है, संचयी बारंबारता है, जो बहुत ही आसान है। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप ये CF बना लेते हो तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाता है बोर्ड के अंदर। 1 नंबर आपको
चेक करने वाला दे देता है CF बनाने का। तो ये CF बनाना बहुत ही आसान है, जो आप आराम से बना सकते हो। जो कमजोर छात्र है, जो माध्यिका को आगे हल नहीं कर सकते, हल करना नहीं आता है, वो अगर ये CF भी बना लेते हैं तो शायद उनको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा, और बाकी हो सकता है 1 आधा नंबर ये टेबल जो सारणी है उस बनाने का मिल जाए, तो 1-1.5 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। लेकिन ये काम आपको सावधानी से करना है। अगर आप इनको जोड़ने में ही गलती कर देते हो तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे और एक क्वेश्चन आगे भी पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो केयरफुल होकर ध्यान से आपको इसको जोड़ना है। एक बार मैं और देता हूं आपको। पहले आपको 6 रुपए मिले तो जेब में 6 हो गए, आगे और बढ़े तो 10, पहले से 6 थे, 6 और 10 16 हो गए, जो यहाँ पर लिखते जाना है। 16 में आपको 13 और जोड़ना है तो 16 और 13 मिलकर 29 हो गए, जो यहाँ पर लिख देना है। 29 के अंदर आगे आपको 7 और मिलाना है तो 29 और 7 हो गया 36, जो यहाँ पर लिख देना है। 36 के अंदर आपको 4 और मिलाना है तो ये 40 हो गया। ये CF हो गई, इसे संचयी बारंबारता कहते हैं। अब देखो CF बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इनका जो बारंबारताओं का टोटल अंतिम योग आएगा लास्ट में, ये जो 40 आया है, इसके अंदर आपको 2 का भाग देके इसको आधा कर लेना है। इन बारंबारताओं के योग का आधा मान कर लेना है, अर्थात इसे हम n से व्यक्त करते हैं। ये n बराबर आया 40, या CF का लास्ट अंतिम योग मान लो, चाहे बारंबारताओं का कुल योग मान लो, क्योंकि इन बारंबारताओं को जोड़े तो 40 आएगा, और या संचयी बारंबारता बनाते जाएं, कहने का इनको जोड़ जोड़ के जोड़ते जाएं तो लास्ट में वो 40 आएगा। तो ये n हो गया, और n में आपको 2 का भाग देना है, n/2 करना है, अर्थात 40/2, जो बराबर होता है 20। ये 20 निकाल लिया आपने। अब करना क्या है, ये जो संचयी बारंबारता आपने बनाई थी, इसके अंदर इन बारंबारताओं का टोटल योग 20 या 20 से ज्यादा किस जगह हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने यहां पर 6 जोड़ा, ये 20 से ज्यादा नहीं है, कम है। फिर आपने 10 और मिलाया तो 16 हो गया, ये 16 भी 20 से ज्यादा नहीं है, या 20 नहीं है। आ रहा है समझ में? आपको ये 20 देखना है संचयी बारंबारता में कहां है। अभी हूबहू 20 तो यहां पर मिल नहीं रहा है, तो आप इस 20 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है वो देख लो। तो यहां पर देखो 16 20 से बड़ा नहीं है, कौन है? 29। ठीक इस n/2 से बड़ा मान देखना है। ये 29 भी 20 से बड़ा है, ये 36 भी 20 से बड़ा है, ये 40 भी 20 से बड़ा है, लेकिन हम इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक इस 20 से जस्ट बड़े संचयी बारंबारता कहां आती है वो देखनी है। तो 20 से ठीक संचयी बारंबारता कौन है? 29 है। आ रहा है समझ में? तो इस 29 को देखकर आपको इस 29 वाले वर्ग को इस प्रकार से हाईलाइट करना है, या ऐसे अंडरलाइन कर देना है। इस प्रकार से इसको थोड़ा गहरा कर देना है, इन अक्षरों को भी थोड़ा मोटा कर देना है, एक बार पेन ऊपर और चलाकर ऐसे। अब आपको यह बात ध्यान रखनी है कि मैंने इस वर्ग को ही अंडरलाइन हाईलाइट क्यों किया, यह महत्वपूर्ण बात है। ये इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, इसको ही क्यों कर रहा हूं, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि n/2 से ठीक जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखनी है। n आपका 40 है, 2 का भाग दिया तो n/2 20 आया। इस 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 6 नहीं बड़ी है, 16 भी नहीं है, ठीक बड़ी कौन है? 29 है। इस 29 से ऊपर कोई 20 से बड़ा नहीं है। अगर ये 20 मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में इसे फिक्स नहीं मिलता है, अर्थात इसे जस्ट हम बड़ा मान देखते हैं। तो बड़ा मान क्या है यहाँ पर? 29। इस 29 को देखकर आपको इसको क्या करना है, इस प्रकार से हाईलाइट करना है। कहने का मतलब ये माध्यक वर्ग है, यहां पर आप लिख सकते हो माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग का मतलब होता है कि माध्यक जो आप ज्ञात करने जाओगे वो इसी वर्ग में मिलेगा, अर्थात वर्ग है 20 से 30। इस 20 से 30 के अंदर ही आपको माध्यक का मान मिलेगा। माध्यक का जो वैल्यू आएगी माध्यक की, वो 20 या 20 से ऊंची होगी और 30 या 30 से नीची होगी। कहने का मतलब आपका जो आंसर है माध्यिका का वो 20 या 30 की रेंज का होगा, अर्थात 20 या 30 के अंदर ही मिलेगा। तो एक तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा उत्तर 20 और 30 की रेंज का होना चाहिए। अगर कोई अलग उत्तर आता है माध्यिका का 20 और 30 की रेंज के अलावा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर गलत है, इसका मतलब आपने कहीं पर गलती की है। तो ये माध्यक वर्ग कर दिया मैंने यहां पर अंडरलाइन। इधर आपको माध्यक वर्ग लिखना है। ये माध्यक वर्ग का जो आप पता करते हो, इसका 1 नंबर बोर्ड के अंदर निर्धारित है। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो आपको माध्यक वर्ग का पता करते ही, ये माध्यक वर्ग लिखते ही आपको 1 नंबर और मिल सकता है। ये चेक करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ज्यादातर 1 नंबर दे दिया जाता है इसका। तो हम यहां पर ये भी लिखेंगे कि यहां
n/2 अर्थात 40/2 बराबर 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। कौन से वर्ग की है? 20 से 30 वाले वर्ग की है। अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 है। ये लिखने का मतलब है 1 नंबर। अगर आप जल्दबाजी हो, समय कम हो और अगर ये नहीं लिख पाते हो तो आप इधर जो माध्यक वर्ग किया है उसका मतलब वही है, ये वही काम है जो वहां पर किया है वो यही है, तो आप इससे भी काम चला सकते हो। अब हमें क्या करना है, माध्यक वर्ग निकालने के बाद हमें माध्यिका का एक फॉर्मूला काम में लेना है और उस फॉर्मूले से हमें आंसर निकालना है। तो ध्यान देना, ये CF बनाने के बाद और n/2 करने के बाद ये जो माध्यक वर्ग आता है उसके बाद में हमें वर्गीकृत बंटन सारणी का माध्यक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है सरल सा, वो याद करना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला है। आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, पुस्तक है, उसके अंदर यहां पर शायद कुछ सूत्रों के अंदर या जो किताब में दे रखे उनमें C है, तो यहां पर ये C आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और CF आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि NCERT की पुस्तक के अंदर यहां पर CF दे रखा है, तो ये गलत नहीं है। NCERT के अनुसार ये बिल्कुल सही है। तो आप यहां पर अगर C लिखते हो, ऐसे अगर लिख देते हो तो भी सही है, ये भी सही माना जाएगा, और अगर CF लिखते हो तो भी ये सही माना जाएगा। अब आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हो कि C लिखना है या CF लिखना है, क्योंकि CF यहाँ पर NCERT वाली जो पुस्तक है उसके अंदर ही CF दे रखा है, और जो नई किताब अब की बार छप के आई थी 2-3 साल हो गई जिसको, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें केवल मात्र C लगा हुआ है, अर्थात L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H ऐसा है। तो आप CF लगाओ चाहे C लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यह देखना है कि इसके अंदर ये L क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये आपको बताना भी है और ये समझ में भी आना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं L बराबर है इस माध्यक वर्ग के अंदर, ये जो माध्यक वर्ग आपने किया है इसकी निम्न सीमा, इसमें 2 सीमा है, एक तो ये नीचे वाली सीमा और एक ये उच्च सीमा, अर्थात 20 निम्न सीमा है और 30 उच्च सीमा है। तो ये निम्न सीमा कहलाती है जो माध्यक वर्ग के अंदर है, अर्थात यहां पर जो 20 है। तो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, छोटी सीमा, और यहां पर ये निम्न सीमा है कितनी, 20, तो ये 20 हो गया। उसके बाद आता है n/2, कोष्टक के अंदर चलते हैं तो n/2 है बारंबारताओं के योग का आधा, जो प्रेक्षेपण है उन सबके योग का आधा मान किया है। तो आप साफ भाषा में लिख सकते हो, बारंबारताओं के योग का आधा मान, और वो है यहां पर 20, वो भी क्या है 20 ही है। ये कोई जरूरी नहीं कि समान ही है, ये तो संयोग की बात है कि वो भी 20 आ गया और ये भी 20। आगे चलते हैं हम CF है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CF का मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि इस बारंबार संचयी बारंबारता में से ये कोई सा ना कोई सा, लेकिन और कुछ छात्र ये सोचते हैं कि ये होगा शायद CF, तो ये ध्यान रखना इससे ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता ये, अर्थात माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता CF है। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व या पहले की संचयी बारंबारता, यहां पर देखिए यह है माध्यक वर्ग और ये माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई काम में नहीं आएगी। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाली और भी ऊपर, उससे मतलब नहीं है, जस्ट जो ऊपर संचयी बारंबारता है माध्यक वर्ग की ये है। तो
तो यहां पर 16 है, इसको आप विशेष नोट कर लेना। ये CF है। ज्यादातर छात्र इसी में गलती कर देते हैं, अर्थात CF ये ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। CF है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, जो यहाँ पर 16 है। अब आते हैं हम इस सूत्र के अंदर, ये नीचे बटे में F है। F का मतलब तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो ये F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसमें पूर्व की मत ले लेना कि ये F भी हम पूर्व की ले ले CF की तरह, ऐसा नहीं करना है। F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो यहां पर कितनी है 13 है, ये ध्यान देना। और अंत में लास्ट में है गुणा H। H है माध्यक वर्ग का अंतराल या ऊंचाई या हाइट H। तो ये है माध्यक वर्ग का अंतर या अंतराल। इस माध्यक वर्ग में कितना अंतर है, अर्थात 20 और 30 में कितना अंतर है। 30 में से 20 घटा के देख लो, अपने आप अंतर आ जाएगा। अर्थात इस वर्ग की ऊंचाई कितनी है, 20 से लेकर 30 तक का ऊंचाई, इसका मतलब इसकी रेंज है 10। अर्थात इस माध्यक वर्ग का प्रास बोल सकते हैं हम 10। वैसे प्रास यहाँ से यहाँ तक का होता है, जो आपको 9th क्लास में बताया था मैंने, 0 से लेकर उच्च सीमा अंत में प्रास, जैसे यहाँ पर 50 है। तो माध्यक वर्ग का अंतर या अंतराल 20 और 30 में कितने का अंतर है, 10 का, यही वर्ग अंतराल है। तो ये 10, बस आपको ये मान इस फॉर्मूले में रखने और हल करना है, सरल करना है। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं, माध्यक बराबर L। L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस n/2। n/2 आपको डायरेक्ट n/2 ये मान लिखना है जो आपने कर रखा है। 40/2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, n/2 पहले हमने कर रखा है 20, तो ये 20 n/2 है 20 माइनस CF। CF है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, जो कितनी है 16 है। तो ये 16 बटे हुए F। F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो यहाँ पर कितनी है 13। तो ये बटे हुए 13 और कोष्टक बंद करके आपको गुणा H। H का मतलब माध्यक वर्ग की हाइट, ऊंचाई या वर्ग अंतराल। तो माध्यक वर्ग का अंतराल है 20 और 30 में 10 का, तो ये 10। इस प्रकार से मान रख के अब आप इसको सरल कर सकते हो। तो देखिए 20 प्लस बड़ा कोष्टक, 20 में 16 को घटाओगे तो 4 बचेगा, तो ये ध्यान से घटाना है। ये 4 बटे हुए नीचे में ये 13 है और गुणा H में कितना है 10। हाइट कितनी है 10 है। 10 को आप 4 से गुणा कर लोगे और फिर 13 का भाग देना है। तो देखो 20 प्लस 10 चौके 40 हो गए, ये 40 और बटे में है 13। 13 का 40 में भाग देकर फिर लास्ट में 20 में जोड़ना है, इस 20 को अलग रखना है। तो ये 20 प्लस 13 का भाग देते हैं 40 में, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपको लगभग मान निकाल लेना है, दशमलव के 2 या 3 अंकों तक निकाल लेना है, क्योंकि 13 का भाग 40 में पूर्णतः नहीं जाएगा, इसलिए लगभग निकालना पड़ेगा हमें। तो भाग देते हैं 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 3 39। 40 में 13 का भाग 3 बार गया 39, बचा कितना 1 में भाग जाता नहीं 13 का, तो हम क्या करेंगे यहां पर जहां पर भागफल है वहां पर दशमलव लगा लेंगे। तो ये दशमलव लगाते ही वो 1 बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब हमें 10 के अंदर 13 का भाग देना है, लेकिन 10 में भी 13 का भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि भाग को दोबारा तोड़ दे, भाग दोबारा नहीं उठता है, सिर्फ एक बार ही तोड़ते हैं। जो 10 बनाया था हमने 0 लगाकर 1 के पास, उस 10 के पास 1 0 और लगा दो, क्योंकि एक बार भाग टूटने के बाद में हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन भागफल में 0 देना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू अगर हम कोई संख्या उतारें भाग नहीं जा रहा है तो भागफल में 0 देना पड़ता है। तो कहने का मतलब 10 के अंदर 13 का भाग नहीं जाता है, या सीधी सी बात है 10 के अंदर 13 का भाग जाता है 0 बार। 0 बार दे दो आप। 10 के अंदर 13 का भाग कितनी बार गया 0 बार गया, तो बचा कितना 10 का 10। अब 10 के अंदर 13 का भाग देना है, 0 लगा लो, भाग टूटा हुआ है, तो 10 बन गया 100। 100 के अंदर 13 का भाग देंगे तो 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 स्थान 91, 13 × 104, 13 स्थान 91, 7 बार गया। 100 था 91, तो बचा कितना 9 बचा, हो गया कितना 90 हो गया। 90 के अंदर 13 का भाग देंगे तो 13 स्थान 91, लगभग 90 91 आसपास ही है, तो 13 स्थान 7 बार कर दो, लगभग। पूर्णतः मान नहीं है इसलिए लगभग लगाना जरूरी है। तो लिख सकते हैं हम
अतः दिए गए बंटन का माध्यक, जिसको माध्यिका भी कहा जाता है, कोष्टक में आप माध्यिका लिख सकते हो, बोर्ड में माध्यिका भी आ सकता है नाम से, माध्यक बराबर जोड़ते हैं। अब जोड़ने में मिस्टेक नहीं करनी है। पूर्णांक तो 3 है और 20 है, तो 20 और 3 तो हो गया 23, तो ये तो हो गया 23। दशमलव के बाद में है 0.77 या 7 को आप 8 भी बना सकते हो, क्योंकि लगभग मान रहे हैं, तो इस 7 को आप 8 कर दो, लगभग लगा लो, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। वेरी सिंपल है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता बनानी है। इन बारंबारताओं को जोड़ते जाना है, इधर लिखते जाना है, कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी करनी है, बारंबारताओं का कलेक्शन करके इधर लिखना है। उसके बाद जो टोटल लास्ट में कलेक्शन आएगा, टोटल n आएगा या बारंबारताओं का पूरा जो योग होगा, उसके अंदर आपको 2 का भाग देना है, अर्थात n/2 करना है। और ये जो मान आता है उससे जस्ट बड़ा, या तो ये फिक्स मिल जाए संचयी बारंबारता में, या फिर इस मान से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखनी है। तो यहां पर 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 29 है, और 29 को देखकर आप यहां पर आ सकते हो और इस वर्ग को आप हाईलाइट कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। ये है माध्यक वर्ग। इससे ये साबित होता है कि आपका जो माध्यक मान आएगा वो 20 से 30 की रेंज का होगा, 20 या 20 से ऊपर होगा, 30 या 30 से नीचे होगा, इससे आउट नहीं जाएगा। जैसे यहां पर आया है 23.078, तो ये 23 20 से ऊंचा है जबकि 30 से नीचा है, 20 और 30 के अंदर ही है, तो ये माध्यक वर्ग कर दिया। उसके बाद में आपको जो वर्गीकृत बंटन सारणी है उसका माध्यक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला ये याद करना है, ये लिखना है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। इसके अंदर आपको ये डिटेल भी बतानी है कि L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 है बारंबारताओं के योग का आधा, CF है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता जो 16 है, और F है माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो 13 है, और H है माध्यक वर्ग का अंतराल या ऊंचाई या फिर हाइट, ये माध्यक वर्ग का अंतर जो 20 और 30 में 10 का है, तो ये 10 आ गया। तो यहां पर इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लिखकर आराम से हल कर सकते हो। अब देखिए सूत्र में मान रखेंगे, माध्यक L है 20 + n/2 20 है, -CF है 16/F बारंबारता है 13 गुणा H वर्ग अंतराल है 10। 20 में 16 गया तो यहाँ पर 4 बचा, बाकी 20 + 4/13 है, ये ऐसे कैसे, गुणा 10 ऐसे कैसे, 10 को 4 से अंश से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और बटे में 13 और प्लस का 20 है, तो 20 + 40/13, 20 + 40 में 13 का भाग देंगे तो 3.077 लगभग जाएगा। 20 में 3.077 जोड़ेंगे तो ये 23.077 या 23.078 हो जाएगा लगभग, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये माध्यिका का जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात करते हैं, तो इसको मिटान देते हैं। अच्छी तरह से इसको तैयार करना, याद करना। देखो बहुलक कैसे निकालेंगे, मिटान देते हैं इस पहले इस बंटन सारणी को और इस हल को। बहुलक निकालने के लिए जो दी गई बंटन सारणी है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। जबकि आपको कल बताया था कि माध्य ज्ञात करना हो तो हमें मध्य मान निकालना पड़ता है, बारंबारताओं से गुणा करना पड़ता है, फिर जोड़ के भाग देना पड़ता है। अगर माध्यिका निकालनी हो तो माध्यिका निकालने के लिए हमें ये संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। लेकिन अगर ये बहुलक ज्ञात करना हो तो इसके लिए हमें न संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी और न ही कोई मध्य मान निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें सूत्र का इस्तेमाल करके बहुलक निकालना है। तो ये CF भी नहीं बनाते हैं बहुलक के अंदर, इसको भी मैं मिटान देता हूँ और इधर ये माध्यक वर्ग की मिटान देता हूँ। अब देखिए जैसे आपसे पूछा गया है कि दिए गए बंटन का ये बहुलक ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपकी क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर सारणी दी गई है बंटन सारणी, उसको इस प्रकार से आपको पोर्टेबल उतार लेना है, ऐसे खड़े उतार लेना है जो यहाँ पर उतारी हुई है। अब क्या करना है, आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। देखो जैसे ये बंटन सारणी आई थी वैसे वैसे मैंने उतार ली, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। इन बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है कौन सी है,
6, 10, 13, 7, 4, इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 13 है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो वर्ग ही बहुलक वर्ग कहलाता है। अर्थात यहां पर 13 सबसे बड़ी बारंबारता है किसकी? 20 से 30 वाले वर्ग की। तो इसका मतलब ये हो गया बहुलक वर्ग। ये ध्यान रखना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो माध्यक वर्ग आए वही बहुलक वर्ग आए, वो अलग भी हो सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बारंबारता देखकर आपको बताना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। यहां पर सबसे बड़ी बारंबारता 20 से 30 की है, तो बस यहां पर सीधे ही लिख दो बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग हो गया। इस बहुलक वर्ग का पता करने का मतलब 1 नंबर आपका फिक्स होना, अर्थात 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको? सीधा बहुलक का सूत्र लगाकर बहुलक का मान निकालना है। बाकी इस बंटन सारणी में आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का क्या सूत्र है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो, बहुलक बराबर, जिसे जेड मोड भी कहते हैं, बहुलक बराबर है L प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 बटे विट 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये वर्गीकृत बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। आप ये जरूर बता सकते हो कि बहुलक वर्ग कौन सा है, जो यहां पर लिख सकते हो कि सबसे बड़ी बारंबारता 13 है जो 20 से 30 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30 है। लेकिन अगर आप वो नहीं लिखते और इधर आप चिन्ह लगाकर बहुलक वर्ग लगा देते हो तो भी बिल्कुल वही बात है, बहुलक वर्ग निर्धारित हो गया 20 से 30 है। तो वो 1 नंबर वाला काम हमने यहां पर कर दिया। और चाहो तो आप यहां पर वो लाइन लिख सकते हो कि बहुलक वर्ग कौन सा है, कैसे है, सबसे बड़ी बारंबारता लिखकर। तो ये बहुलक वर्ग जो आपने ज्ञात किया है, इसमें बहुलक कैसे ज्ञात करें उसके लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। इस बहुलक वर्ग से ये निर्धारित हो गया कि जो बहुलक आएगा वो अभी माध्यिका की तरह ही 20 से 30 की रेंज का होगा। अर्थात बहुलक या तो 20 या 20 से ऊंचा होगा या फिर 30 या 30 से नीचा होगा। कहने का मतलब आपका आंसर 20 से 30 के अंदर है, 20 से 30 के अंदर ही आपका उत्तर आएगा। अगर इससे आउट जाता है तो फिर वो आपका उत्तर गलत होगा। तो इसलिए इससे पता चल जाएगा कि आंसर कैसा है, उत्तर सही है या गलत है। तो हम इस बहुलक के अंदर पहले ये डिटेल बताते हैं कि ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो जैसे माध्यिका में L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती थी, वैसे बहुलक में भी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ही L अर्थात लिटिल सीमा। और ये है यहां पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 20, ये 20। उसके बाद आते हैं हम F1 या Fi, जो भी आप बोलते हो, F1 या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, अर्थात यहां से बहुलक वर्ग का निर्धारण हुआ है तो ये 1 है, नंबर 1 है। 1 से पहले 0, 1 के बाद में 2, तो ये F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी। ये नहीं करना है कि फर्स्ट ये बारंबारता हो। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और वो यहां पर बहुलक वर्ग की बारंबारता है 13। उसके बाद आते हैं हम F0 या FO। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, क्योंकि ये 1 है तो 1 से पहले 0 आता है, ये 1 है तो ये ऊपर वाली 0 अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट पूर्व वाली। F1 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व या पहले की बारंबारता। कुछ छात्र यहां पर संचयी बारंबारता लिख देते हैं, तो संचयी बारंबारता तो माध्यिका में होती है, ध्यान रखना। बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की पहले की संचयी बारंबारता, ये बारंबारता कितनी है यहां पर 10। उसके बाद आते हैं हम F1 ये हो ही गया, F0 ये हो गया, F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। जैसे ये F0 है तो ये F1 है तो ये F0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से पहले 1 से पहले 0 आता है।
और ये हो जाएगी F2। तो 0 1 2 ये F0, ये F1 और ये F2 हो जाएगी। तो ये 7। F2 है बहुलक वर्ग से ठीक, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। और यहाँ पर ठीक बाद की बारंबारता कितनी है 13 के बाद 7, तो ये हो गई F2। और उसके बाद में लास्ट में आता है H वही माध्यिका की तरह यहाँ पर बहुलक वर्ग का क्या है अंतर या अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल या अंतर। कितना है यहाँ पर बहुलक वर्ग में अंतराल 20 और 30 में वही 10, तो ये बहुलक वर्ग का अंतराल या अंतर लिख सकते हो जो 10 है। इनका इस्तेमाल करके आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो अब हम वहां लिखते हैं बहुलक बराबर L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट अर्थात बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है 13 माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता जो है यहाँ पर 10 बटे हुए 2 इंटू 2 गुणा F1 वही F1 ऊपर वाला ऐसे कैसे उतारना है 13 ऐसे कैसे माइनस F0 वही ऊपर वाला F0 ऐसे कैसे अर्थात 10 है उसको ऐसे कैसे माइनस F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता जो है 7 और गुणा H है बहुलक वर्ग का अंतराल अर्थात 20 और 30 में अंतर है 10 का, तो ये 10। आगे चलते हैं हम 20 प्लस 13 में 10 को आपको घटाना है, 13 में 10 गया तो बचा केवल मात्र 3। नीचे ध्यान देना है 13 को 2 से गुणा करना है अलग और 10 और माइनस के 7 को अलग से जोड़ लेना है जो माइनस का हो जाएगा। तो ये 13 दूना तो हो गया बटे में 26, 13 दूना 26 और माइनस का 10 और माइनस का 7 मिलकर हो गया माइनस का 17। ऐसे मत कर देना कि 10 में 7 गया तो 3 ही बचा, ये ध्यान रखना कि दोनों ही माइनस के दोनों ही मिलकर माइनस के 17 हो जाएंगे। तो ये माइनस का 17 और इंटू H कितना है 10 है, तो ये 10। देखो यहाँ पर 20 प्लस 10 को 3 से गुणा करते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर 26 में से 17 घटाएंगे तो 6 और 3 9 बच जाएगा। 26 में 17 गया तो कितना बच गया 9। आ रहा है समझ में? 6 में से 7 नहीं जाता, 7 का परमित्र अंक 3 को 6 में जोड़ो 9, एकाधिक चिन्ह 2 में 2 गया तो 0, तो ये 9 बच गया। अब आपको 30 में 9 का भाग देना है तो देखो 20 प्लस 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिये 27, 3 बार गया 27 बचा कितना 3 के अंदर 9 का भाग जाता नहीं, आगे कोई संख्या है नहीं, तो हम यहाँ पर भाग को तोड़कर भागफल में 10 मतलब लगा देंगे और वो 3 हो जाएगा वापिस 30, फिर 30 में 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, फिर से 3 बचेगा 30 हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27 लगभग ये ही आता जाएगा क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये भाग कभी भी पूरा नहीं होगा। तो अब लिख सकते हो आप अतः दिए गए बंटन का बहुलक बराबर 20 और 3 ये तो हो गया 23 और 0.33 है लगभग, या 4 भी कर सकते हो 23.34 कर सकते हैं, बाकी 3 सही है लगभग और ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है बहुलक ज्ञात करना। बिल्कुल सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है आपको और बहुलक का सूत्र लगा के आपको बस हल कर लेना है। तो ये बहुलक का प्रश्न आते हुए 2 साल हो गई, 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था, अब 2020 में आता है नहीं आता है वो तो बोर्ड की एग्जाम लगेगी तभी पता चलेगा। लेकिन 2019 के अंदर माध्यक भी आया था और बहुलक भी आया था, 2018 के अंदर बहुलक भी आया था और माध्यक भी आया था। तो इसका मतलब यहां पर ये माध्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
माध्यक का जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छी तरह से और तैयार करना। बाकी बोर्ड के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि माध्य आएगा या माध्यिका आएगी या बहुलक आएगा, वो तो जब पेपर देखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हम संभावना व्यक्त जरूर कर सकते हैं। तो आपको तो किसी एक पर निर्भर नहीं रहना है, तीनों ही तैयार करना है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। फिर चाहे कोई सा भी आए, चाहे एक आए, चाहे दो आए या तीनों आए, आराम से कर सकते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको ये माध्य, माध्यिका और बहुलक अच्छी तरह से आ गया होगा। अपने मन से आप और भी कोई क्वेश्चन बना सकते हो या पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन लेकर हल कर सकते हो और देख सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना। अगर इसमें कहीं पर मैंने गलती की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो समझ में आया उसके हिसाब से आपको करना है और सही आंसर निकालना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला जो प्रश्न है वो क्लियर हो गया। ये लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, और ज़्यादातर ये 30वां क्वेश्चन होता है बोर्ड का, जो लास्ट नंबर का प्रश्न होता है वो माध्य, माध्यिका, बहुलक वाला ही होता है, अर्थात इस सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन होता है। तो इसको अच्छी तरह से और तैयार कर लेना। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है, जो एक छात्र ने कल पूछा था मुझसे, जो बोर्ड के पेपर में लगभग 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है, शायद 14, 15 या 16वां जो क्वेश्चन होता है बोर्ड का वो सड़क सुरक्षा से संबंधित ही आता है। तो वो मैं और बता देता हूं, जो अब की बार आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है उसके, जो मैंने प्री बोर्ड के पेपर में भी ये दिया था, जो सीसीटीवी कैमरे से संबंधित है, अर्थात सड़क सुरक्षा का प्रश्न है। सड़क सुरक्षा के जो क्वेश्चन है वो आपके 4 अंक के हैं। बोर्ड के अंदर 4 नंबर के सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन आते हैं जो आपकी प्रश्नावलियों पर ही निर्धारित होते हैं, जो बाकी प्रश्नावली उनसे संबंधित ही है, जैसे त्रिकोणमिति है, ये समांतर श्रेणी है, या फिर 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड 2016 के अंदर आया था वो क्वेश्चन, जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जो अब की बार बोर्ड के एग्जाम लेगी उसके लिए भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक 8 मीटर ऊंचे पोल या खंबा, पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या लगाना है, जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर, जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि तक देख सकता है। एक 8 मीटर ऊंचे पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूरदृष्टि रेखा तक देख सकता है। तो रेखा और लिख देता हूं मैं, पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक देख सकता है। अब ये सीसीटीवी कैमरा कितने क्षेत्रफल को देख सकता है ये हमें ज्ञात करना है। यह है कैमरा पोल के चारों ओर, नीचे चारों ओर ऐसे वर्ताकार पथ के रूप में, पोल के चारों ओर कितना क्षेत्रफल देख सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। कितना क्षेत्रफल देख सकता है ये ज्ञात करना है। BSER बोर्ड 2016 की एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, शायद 2 नंबर का या 3 नंबर का था। तो देखो बिल्कुल ही सरल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दी गई सूचना का एक पहले नॉर्मल सा सिंपल सा एक चित्र बना लेना है। जैसे इसमें दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचा एक पोल है, इसका मतलब एक 8 मीटर ऊंचा खंबा है। तो यहाँ पर हम ये पोल बना लेते हैं इस जगह,
भूमि जो समतल जमीन है उससे उसके ऊपर ये 8 मीटर की ऊंचाई तक का क्या है, पोल है, खंबा खड़ा है। इसकी चोटी के ऊपर शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगाया गया है। ये सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है मान लेते हैं। ये क्या करता है, नीचे पोल के चारों ओर दृश्य को देखता है, इस प्रकार से ऐसे घूमता है। ये पोल के नीचे चारों ओर जो ऑटोमेटिक कैमरे होते हैं घूमने वाले, वो नीचे पोल के चारों तरफ देखता रहता है, घूमता रहता है। और ये यहां से 17 मीटर दूरदृष्टि रेखा तक देख सकता है। यहां पर 17 मीटर दूरदृष्टि रेखा है जो दे रखी है ये, तो ये 17 मीटर तक दूर तक देख सकता है, फिर उसके आगे नहीं देख सकता। अब जब ये चारों तरफ ये कैमरा घूमेगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये नीचे के दृश्य को कैच कर रहा है भूमि पर। इधर भी ऐसे जब इधर घूम कर आएगा ये, तो इधर वाले दृश्य को कैच कर लेगा। जब इस साइड में आएगा तो इधर के दृश्य को ये देखने लग जाएगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। तो यहां पर एक वर्ताकार पथ के रूप में नीचे जमीन इसको दिखाई देगी, भूमि इसको दिखाई देगी। नीचे जो भूमि है वो इस प्रकार से वर्ताकार पथ के रूप में इसको देख सकता है, क्योंकि इसके बाद तो ये देख नहीं सकता, क्योंकि आगे के दृश्य को कैच नहीं करता है। यहां पर पूछा गया है कि इस वर्त का क्षेत्रफल कितना है। ये कैमरा पोल के चारों ओर कितना क्षेत्रफल देख सकता है, या वर्ताकार जो भाग है उसको कितना देख सकता है। तो हमें इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो वर्ताकार भाग है ये यहां पर, ऐसे मैं एक वर्ताकार चित्र बना देता हूं। यहां पर जो साधन आते हैं, जो भी कुछ व्हीकल आदि व्यक्ति यहां से गुजरते हैं इस पोल के नीचे से, उन सबको ये कैच कर लेता है, इस जगह को ये देख लेता है। तो कुल मिला के इस वर्ताकार जो भाग है, इस वर्ताकार भाग को ये कैमरे में कैद करता रहता है। तो यहां पर हमें इस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये त्रिज्या चाहिए, ये जरूरी है। त्रिज्या मान लो, या फिर इस समकोण त्रिभुज का आधार मान लो, ये त्रिज्या मान लो। यहां पर ये विकर्ण के रूप में, कर्ण के रूप में, अर्थात ये 17 मीटर जो दूरदृष्टि रेखा है वो क्या है, कर्ण है। और यहां पर देखी जाए तो ये क्या है, लंब। ये लंब हो गया अर्थात 8 मीटर। तो इस त्रिभुज को मैं यहां पर ले लूं पहले एक बार। ये देखो, ये 17 मीटर दूरदृष्टि रेखा थी, अर्थात कर्ण था, और ये 8 मीटर ऊंचाई थी। और ये एक प्रकार से समकोण है, क्योंकि पोल हो, खंबा हो, मीनार हो, मकान हो, सब लंबवत खड़े होते हैं ना 90 डिग्री कोण पर। तो यहां पर समकोण बन रहा है। ये कर्ण और ये मान लेते हैं लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। तो ये त्रिज्या जो है वो क्या है, आधार है। हमें पहले ये त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो पहले हम ये त्रिज्या ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करेंगे। तो नाम दे देता हूं मैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये एन बिंदु है और ये आर बिंदु है, ये छोटा आर ले लेते हैं यहां पर, और ये बी बिंदु है और ये छोटा आर त्रिज्या है। तो एन, आर और बी समकोण त्रिभुज एन आर बी में क्या निकालना है हमें, आधार में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर है अंडर द रूट कर्ण के वर्ग में से। जो प्रारंभिक वीडियो में मैंने बताया था आधार लंब कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, तो कर्ण के वर्ग में आपको लंब का वर्ग करके घटा देना है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और यहां पर देखिए आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है या फिर आधार ज्ञात करना है या आर भी ज्ञात करनी है। तो कर्ण कितना है, 17 मीटर। तो 17 मीटर का वर्ग माइनस लंब कितना है, 8 मीटर। ये 8 मीटर का वर्ग कर देना है। देखो यहां पर आर बराबर या वर्त की त्रिज्या बराबर अंडर द रूट 17 का वर्ग। 17 को 17 से गुणा करेंगे तो 289 हो जाएगा। आप 17 को 17 से गुणा कर सकते हो। ये 289 वर्ग मीटर माइनस 8 को 8 से गुणा करोगे तो 8 × 64 हो जाएगा।
ये ध्यान देना, गुणा सही होना चाहिए। तो ये 64 8 64 वर्ग मीटर हो गया। अब हम 289 में 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 225, क्योंकि 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 और 2 का 2, तो ये 225 वर्ग मीटर अंडर में बच जाएगा। और अब देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15, तो ये 15 और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर। अतः वर्ताकार दर्शनीय, जो देखा जा सकता है, दर्शनीय वर्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या 15 मीटर है। तो ये त्रिज्या, इसको r से व्यक्त करते हैं, बराबर 15 मीटर है। अब हम आ जाते हैं इस वर्ताकार भाग में। देखिए ऐसे इस वर्ताकार रूप में ये कैमरा दृश्य को कैच करता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 15 मीटर। नीचे जमीन पर इस वर्ताकार रूप में देखता है, तो यहां पर जो दृश्य देखेगा वो वर्त का क्षेत्रफल होगा। दर्शनीय वर्त का या वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम माप रख सकते हैं, पाई का मान 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं, तो ये 22/7 गुणा त्रिज्या आर अभी ज्ञात की है हमने 15 मीटर, जो ये 15 मीटर आई है, 15 मीटर। वर्त की त्रिज्या कितनी है? 15 मीटर। तो ये 15 गुणा 15 मीटर स्क्वायर, बस इसको आपको गुणा करना है। यहां पर देखो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225, तो ये 22 गुणा 225 वर्ग मीटर और बटे हुए 7। 22 से गुणा करते हैं हम, 22 पंजे 110 का 0 हासिल की 11, 22 दूना 44 और 11 55, 55 का 5, 22 दूना 44 और 5 49 हो जाएगा। तो ये 4950 4950 वर्ग मीटर बटे हुए 7। और देख लेना, गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये 4950 वर्ग मीटर। अब 4950 वर्ग मीटर में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 7 49, 7 बार गया, कुछ नहीं बचा। 5 उतारा, 5 में 7 का भाग 0 बार गया, 5 बच गया। 5 के पास 0 उतारा, 50 हो गया। 50 में 7 का भाग 7 7 49, 7 बार गया, 1 बचा। 1 के अंदर भाग जाता नहीं, इसलिए 10 मन लगा के भाग तोड़ देंगे, अर्थात 10 हो जाएगा। 10 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3 हो जाएगा 30। भाग छुटा हुआ इसलिए 30 में 7 का भाग 7 चौक 28 बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 20 में 7 का भाग 7 दूने 14 या 7 × 21 लगभग, क्योंकि पूरा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अतः कैमरे द्वारा दर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल बराबर 707.143 वर्ग मीटर। यहाँ पर वर्ग मीटर भी लगाना है लगभग, और ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे 2 नंबर का या 3 नंबर का सड़क सुरक्षा के रूप में क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जरूर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अब की बार बोर्ड 2010 वाले छात्रों के लिए ऐसे सीसीटीवी कैमरे वाला और पोल वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पर इस दर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल दे दे, और ये क्षेत्रफल देकर हो सकता है पोल की ऊंचाई पूछ ले या त्रिज्या पूछ ले या ये दूरदर्शी रेखा पूछ सकता है। लेकिन इससे संबंधित पोल ऊंचाई और इस क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार बोर्ड 2010 के लिए। तो आप ऐसे 2-3 प्रश्न हैं जो बोर्ड में आए हुए भी है, उनको आप अच्छी तरह से तैयार करना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार मैं इसको और बता देता हूँ।
8 मीटर ऊंचा पोल था, उस पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो नीचे 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक ये वर्ताकार रूप में देखता है। तो ये 17 मीटर इसका कर्ण हो गया। नीचे ये वर्ताकार रूप में जो दृश्य देखता है उसके लिए हमें इस वर्त की त्रिज्या चाहिए, अर्थात ये आधार चाहिए, और आधार यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हम कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग हटाकर वर्गमूल निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग 17 है, 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होता है। 289 में 8 × 64 घटाएंगे तो 225 बचेगा, 225 का वर्गमूल 15 आ जाएगा। और 15 जो वर्ताकार भाग की त्रिज्या है उससे वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्त का चलता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 या 3.14 रख सकते हो। 22/7 × 15 × 15, 15 का वर्ग 225 होता है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो, और 22 को 225 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4950, जिसके अंदर हमें 7 से डिवाइडेशन करना है, भाग देना है, तो आ जाएगा 707.143 वर्ग मीटर लगभग। तो ये कैमरे द्वारा जो दर्शनीय भाग है वो 707.143 वर्ग मीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपके लिए कुछ बोर्ड में आने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। आपके 2 प्रश्न क्लियर हो गए हैं बोर्ड के अंदर। एक तो सांख्यिकी का अंदर जो प्रश्न जो 30वां क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता है, और एक ये सड़क सुरक्षा वाला प्रश्न जो 14, 15 या 16 नंबर पर आएगा। 14 या 15 पर आता है तो 2 नंबर का, या 16वां आता है तो 3 नंबर का। तो ये क्लियर हो गया, बाकी क्वेश्चन आपको कल और बताएंगे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।